ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आने वाला हूं। ग्रेट मॉर्निंग डेरिवेटिव्स आजकल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1 ऑफ डेरिवेटिव्स। मैंने अभी तक इंट्रो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया स्पेसिफिकली फॉर सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन। डेरिवेटिव्स की बात करें बेटे, डेरिवेटिव्स में इंस्टीट्यूट ने पहले 2 रीडिंग्स थी, अब उनको 10 रीडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले 15 लर्निंग आउटकम थे मेरे जमाने में, आजकल 22 लर्निंग आउटकम कर दिए। जब मैंने पेपर्स दिए, जब मैं पास हुआ, तो 22 लर्निंग आउटकम और 10 रीडिंग्स को डिवाइड करने का मीनिंग मैं अभी बताऊंगा। आई थिंक इन द इंट्रो लेक्चर आई हैव आल्सो टोल्ड यू, बट आज इस लेक्चर नंबर 1 के थ्रू मैं आपको धीरे धीरे पानी की गहराइयों में और डेरिवेटिव्स की नॉलेज में काफी आगे लेके जाने वाला हूं। मुझे डेरिवेटिव्स में महारत हासिल है। मैं बेटे इसकी ट्रेडिंग करता हूं, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की। मुझे लॉजिकली बातें पता है, फाउंडेशन मेरा क्लियर है, इसलिए मैं बड़ा आज एक्साइटेड हूं इस लेक्चर नंबर 1 को लेकर, बिकॉज मैं अपना सब कुछ आपको जल्दी से देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ऐसे 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 आपका मुझे साथ चाहिए यार, बस साथ। क्या, मोबाइल फोन को थोड़ा सा बंद रखेंगे, रजिस्टर को खोलेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि सीएफए यूएसए लेवल 1 सीएफए यूएसए कर रहे हैं तो बहुत बड़े हो गए आप, एमसीक्यू देने हैं तो बहुत बड़े हो गए। बेटे स्कूल स्टूडेंट बन के रहना है, रजिस्टर मेंटेन करने, सेपरेट रजिस्टर सभी सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। And you have already prepared so many, nine separate registers for 9 subjects. This is the 10th subject, that derivatives. तो चलिए आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखिए सुनहरे अक्षरों में ग्रेट मॉर्निंग। आज का दिन सुप्रभात, आप सबको नमस्कार है, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। डेरिवेटिव्स मैंने लिख भी दिया, एंड विद इन डेरिवेटिव्स उसके बाद लिखा मैंने सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन। आज के इस लेक्चर का नाम मैं कहूंगा लेक्चर 1, और लेक्चर 1 की सीरीज चलती रहेंगी। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, कुछ इस तरह से मैं बताऊंगा कि आपको सारी बातें समझ आएंगी। लेकिन अगर आप कमर सीधी करके नहीं बैठे, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, अगर आप ऐसे नहीं बैठे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से एनर्जी प्रॉपरली फ्लो ही नहीं होगी, और जब एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं होगी तो बेटे आपको समझ कम आएगा। ये बात बिल्कुल तय है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी ब्रीदिंग का, आपकी एनर्जी का, आपके सिटिंग पोस्चर का और आपकी नॉलेज का। बचपन से आप हमेशा टेबल चेयर में बैठ के पढ़ते आए, कभी भी आप बेड में लेट के या कभी भी बेड में बैठ के नहीं पढ़े, तो टेबल चेयर में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी कहानी उसके बाद शुरू हो जाएगी। बेटे आपको मैं अपनी कहानी के बारे में बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये 10 रीडिंग्स ही क्यों है, मैं किस तरह से कराऊंगा, क्या मैं पहले फर्स्ट रीडिंग करूंगा, फिर मैं दूसरी रीडिंग करूंगा, फिर मैं थर्ड करूंगा? बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको अपनी टेक्निक बताऊंगा कि मैं कैसे करूंगा। बेटे ये एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स की बातें करूंगा, एंड मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी सारी चीजों को संजोया है आपके लिए। स्लाइड्स प्रिपेयर की, हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, गाने देखे, गूगल बाबा से देखा, विकिपीडिया से बताऊंगा, करिकुलम से बताऊंगा, स्क्वेजर से बताऊंगा, लेकिन मेरे बताने का कुछ तरीका अलग होगा, है ना। बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज कि आपको हर एक लेक्चर की रिलेशनशिप समझ आए। ऐसा ना हो कि लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, लेक्चर 2 का लेक्चर 3 से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बेटे एवरीथिंग शुड बी इंटर रिलेटेड, एंड एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, नीचे से स्टार्ट और ऊपर तक जाए। मैं ये मानता हूं इस तरह से काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आपको समझ आने वाला है। तो 22 लर्निंग आउटकम्स की कहानी आपके सामने होगी। लेक्चर्स जितने भी लगे, छोड़िए ना, छोटे छोटे लेक्चर्स में लूंगा, 40-50 लेक्चर्स लग सकते हैं, 10 रीडिंग्स रहेंगी मैक्सिमम। सभी में 2-2 आउटकम्स ही हैं, लर्निंग आउटकम्स, बट 1-2 रीडिंग्स में दे हैव गिवन 3 लर्निंग आउटकम्स, 3 से ज्यादा किसी में भी नहीं है। अब कहानी किस्मत की इस तरह से शुरू होती है कि लास्ट लेक्चर, इंट्रो लेक्चर में, आपने इंट्रो मेरा लेक्चर जरूर देखा होगा, उसमें मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। देखिए मैंने लिखा भी है फ्लो चार्ट। In the intro lecture, I have prepared a flow chart and I have told you what I mean by risk. I have not started with the figure name of derivatives. मैंने डेरिवेटिव का मीनिंग नहीं बताया, मैंने डेरिवेटिव बताया ही नहीं, मैंने रिस्क बताया, मैंने हेजिंग बताई, मैंने हेजिंग टूल्स बताए,
मैंने एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स बताया और वहां से कहानी शुरू हुई किस्मत की कि डेरिवेटिव हैं क्या यार। डेरिवेटिव्स आर नथिंग बट एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। आज मैंने ये ब्लेजर पहना है बेटे, सर्दी हो रही है तो मैं इट इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल। So the point is, when I say derivative, it is nothing but a external hedging tool. Derivative से ना बहुत बड़ा अक्षर लगता है, पता नहीं क्या चीज है डेरिवेटिव, जैसे एटम बॉम्ब आ गया हो। तो अभी मैं डेरिवेटिव का मीनिंग समझाऊंगा नहीं। आप ये मानिए कि अगर आपको अपना बचाव करना है एज ए एंटिटी और एज ए ह्यूमन बीइंग, तो आप कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी हेजिंग करेंगे जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए एज ए एंटिटी, मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए एज ए एंटिटी, मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो जाए एज ए एंटिटी, ईपीएस इंक्रीजेस एज ए एंटिटी. It means you will cover those uncertainties, and with the help of that you can only cover those uncertainties with the help of tools. और उन्हीं टूल्स का नाम है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स, उन्हीं को डेरिवेटिव्स बोलते हैं. लेकिन आपको मैं ये कहूं कि ये पाव भाजी है, ये छोले भटूरे हैं, ये सांभर डोसा है, ये मोमोज हैं, है ना, सीधा बता दूं तो शायद थोड़ा सा समझ आ सकता है. लेकिन मैं आपको पहले पाव भाजी खिलाऊं, आपको उसके पाव खिलाऊं, भाजी खिलाऊं, नींबू खिलाऊं, मसाले खिलाऊं, चटनी खिलाऊं, और फिर बोलूं कि ये पाव भाजी है. इसी तरह से भटूरे पहले खिलाऊं, चने खिलाऊं, प्याज खिलाऊं, चटनी खिलाऊं, हरी मिर्च खिलाऊं, भटूरे खिलाऊं, मोटे मोटे भटूरे खिलाऊं, तो फिर कहूं ये भटूरे हैं. इसी तरह से सांबर डोसा में पहले आपको सांबर खिलाऊं, चटनी खिलाऊं, कोकोनट की चटनी बताऊं, मसाला खिलाऊं, डोसा खिलाऊं, फिर बोलूं गन पाउडर खिलाऊं, आफ्टर दैट आई से दिस इज मसाला डोसा, तो आई थिंक आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. पहले सीधा बोल दूं कि ये पाव भाजी है तो ये रटना हो गया बेटे. और भूपेश आनंद रटवाता कुछ भी नहीं है, चाहे 10 लेक्चर ज्यादा लग जाए बेटे. इसी भावना से तो बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेरिवेटिव्स मैंने अलग से रिकॉर्ड किया कि भाई सीएफए स्टूडेंट अगर कर रहे हैं तो उनको एक बेसिक प्री रिक्विजिट्स तो मिलना चाहिए. आप है कोई माइकल लाल जो इतना सीएफए पढ़ाते हैं, किसी ने आपके लिए प्री रिक्विजिट्स अलग से रिकॉर्ड किए? भूपेश आनंद रिकॉर्ड किए बेटे. क्योंकि मैं समझता हूं कि कई बार बातें समझ नहीं आती, आप डायरेक्टली लर्निंग आउटकम में आ जाते हैं, डायरेक्टली रीडिंग में आ जाते हैं, आप नहीं कर पाते. और एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्यादा टेक्निकल होते हैं एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव टाइप. मैंने तो दोनों तरह के पेपर्स दिए. हमारे इंडियन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप होते थे और ये अमेरिकन और यूरोपियन एग्जामिनेशन में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप दिए. तो मुझे समझ आता है कि कहां पे दिक्कत आती है, किस लेवल पे. मैं उस नदी को पार कर चुका हूं जिस नदी को आप पार कर रहे हो. इसीलिए मैं खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं बेटे, बैठ के नहीं पढ़ाता. है कोई माइका लाल जो बैठ के जो खड़े होकर पढ़ाता हो बेटे, पढ़ाना छोड़ दूंगा. मैं भूपेश आनंद सीएफए यूएसए एग्जामिनेशन के लिए आपके सामने, ऐसा नहीं मैं जितने भी एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करता हूं खड़े होकर पढ़ाता हूं, मेरे को लगता है कि मेरी फुल एनर्जी आप पे जाएगी. और आप ये फील भी करते होंगे, आपको लगता होगा कि शायद मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर पीछे देखेंगे तो थप्पड़ मारूंगा खींच के. रजिस्टर ओपन कर लीजिए, अभी तक कुछ बच्चों ने ओपन नहीं किया. मैं डेरिवेटिव्स के फ्लो चार्ट जो मैंने इंट्रो लेक्चर में बताया था वहीं से कहानी शुरू करता हूं. और मैंने कहा था कि आई कैन डिवाइड, देयर आर 3 क्वेश्चंस. द फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, what is the meaning of derivative market, what are the benefits of derivatives, what are the uses of derivatives, what are the risks of derivatives. तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था. अगर आपको याद ना हो, इंट्रो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 था that what do you mean by how many types of derivatives are there or how many types of forward contracts hedging tools are there. So I have basically divided into forward commitments and contingent claims as per the CFA USA curriculum. And question number 3 is how to calculate the price and the value of the derivatives, जो level 2 में आप huge discussion करेंगे. तो बेटे अब उन्होंने इसी की अलग से 7 I will say 6-7 अलग से रीडिंग्स प्रिपेयर कर दी हैं इन रिगार्ड टू प्राइस एंड वैल्यूएशन. मैं भूपेश आनंद एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा. तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव्स को बताने के लिए 2 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर दिया. रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3. मतलब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव मार्केट, उसके बेनिफिट्स, उसका रिस्क, उसके टाइप्स एक तरफ हो गए, और इनकी वैल्यूएशन, इनका प्राइस, इनके लॉजिक्स, इनके कंसेप्ट्स एक तरफ हो गए. तो मैं पहले आपको ये वाले 3 रीडिंग्स कराऊंगा, लेकिन ये 3 रीडिंग्स एक साथ प्रायोरिटी में नहीं कराऊंगा, मैं अपने हिसाब से कराने वाला हूं. तो आप सभी कमर सीधी करके पहले इस बात को लिख लें कि फ्लो चार्ट जो डेरिवेटिव्स का हमने लास्ट क्लास में किया था, ऊपर लिखे डेरिवेटिव, उसकी 2 ब्रांचेस बनाएं,
और उसके में बीच में लिखे फ्लो चार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन इंट्रो लेक्चर। उसकी 2 ब्रांचेस बनाई। पहली ब्रांच में आपने लिख दिया रीडिंग 1 2 3। अब बेटे नंबरिंग मैंने एक्यूरेट नहीं दी, फिर वो नंबरिंग में कंफ्यूजन हो जाती है। आप मानिए कि 10 रीडिंग है ही, आप चेक कर लीजिए, नंबर चाहे 56 हो, चाहे 58 हो, चाहे 110 हो, आपको उससे क्या लेना है। पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग डेरिवेटिव्स की बात करती हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करती हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करती हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करती हैं, रिस्क ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करती हैं, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करती हैं। तो मैं भूपेश आनंद आपको रीडिंग 1 2 3 पहले कराऊंगा और फिर रीडिंग 4, रीडिंग 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट की 3 रीडिंग अगर आप 8, 9, 10 देखें तो जैसे बेटे मेरे को रट सूझ गई है, वो डिपेंड करता है बेटे वो ऑप्शंस के ऊपर है ना। तो स्टेप नंबर 1 आई विल बी डिस्कसिंग विद दैट। और इसमें भी 1 2 3 में भी अभी आप लर्निंग आउटकम मत देखिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा लर्निंग आउटकम। आप पहले मेरी बात को सुनिएगा, मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसको क्लास को लेक्चर 1 को अटेंड करने से पहले मैं कहूंगा आप बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेरिवेटिव्स जो मेरे 20 लेक्चर्स हैं अगर आप उनको देख लें, सोने पे सुहागा। बेटे डांस करते करते करिकुलम के, और डांस करते करते स्क्वायर के, और डांस करते करते कैंडिडेट सोर्सेज के, और डांस करते करते मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। ना होंगे तो मुझे बता देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बोलो साहब क्या बात कर गए। भूपेश आनंद भाई साहब आपको A to Z फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाऊंगा। मेरी कहानी शुरू हो रही है जी, मेरी कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की, एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों नहीं मरे, दोनों का मैरिज हुई, विवाह हुआ, परिवार आगे चला। अभी बताऊंगा क्या हुआ उसके बाद। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहां पर पहले समझना है कि मैं आप सभी को यहां पर अलग से कुछ स्लाइड्स भी दिखाने वाला हूं। ये देखिए डेरिवेटिव्स के लिए मैंने बड़ी मेहनत से आपके साथ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, देखिए मैंने डेरिवेटिव्स की बात की। चैप्टर 1 है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव मार्केट फीचर्स। चैप्टर 2 है फॉरवर्ड। चैप्टर 2 मतलब रीडिंग समझ लीजिए, मैंने चैप्टर नाम डाल दिया, उसमें क्या हुआ है ना, रीडिंग। फिर नंबरिंग दूसरी आती थी तो मैंने को लगा चलिए ठीक है मैं रीडिंग की जगह चैप्टर लिख देता हूं, है रीडिंग ही। Forward commitments and contingent claim, features and instruments, derivative benefit, risk and issuers, arbitrage, replication and cost. Chapter 5, reading 5, pricing and valuation of forward, pricing and valuation of futures, pricing and valuation of interest rates and swaps, pricing and valuation of options, pricing and valuation of options, pricing and valuation option replication using put call parity. तो मैं इस तरह से आप सभी को ये वाली सारी बातें बताने वाला हूं। दोस्तों आप सभी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा समझ आएगा। इसके साथ साथ मैंने क्या किया पहले आप चेक करिए ना, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है जी। इस चैप्टर 1 के लर्निंग आउटकम देखिए, ये चैप्टर 1 है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव मार्केट फीचर्स। इसमें सबसे पहला लर्निंग आउटकम है ए, और वो कहता है जी डिराइव, ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स एंड डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ अ डेरिवेटिव। लर्निंग आउटकम नंबर बी, डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स and contrast over the counter and exchange traded markets. What I mean by OTC, what I mean by exchange traded. अब मैं सीधा ये बता दूं तो समझ कहां से आएगा यार, आपको ये बताओ ना लॉजिकली। वैसे मैंने बड़ी मेहनत करके इनके कंसेप्ट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, ये देखिए ना, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, अलग अलग कंसेप्ट प्रिपेयर किए। बेटे आप सभी ईमानदारी से अगर देखेंगे तो आपको समझ आने वाला है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी आराम से, पहले मैं कंसेप्ट नंबर 1 स्टार्ट ही नहीं करने वाला। इसी तरह से आप देखिए चैप्टर नंबर 2 की मैंने बड़ी मेहनत से लर्निंग आउटकम्स भी निकाली, ऑलरेडी करिकुलम स्क्वायर से ले ली। डिफाइन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंपेयर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एक्सपायरेशन फ्रॉम द लॉन्ग और शॉर्ट पुट कॉल ऑप्शन, कंपेयर दिस। आफ्टर दैट आई हैव जस्ट शोन यू डेरिवेटिव बेनिफिट्स, रिस्क एंड दिस। तो ये इन सभी 3 चैप्टर्स को के 2 इसके बेनिफिट एंड रिस्क हैं, यूजेस हैं। कहना क्या चाह रहा हूं कि बच्चे को नींद आने लग गई, वो कहते हैं ये मास्टर पता नहीं क्या बोलता जा रहा है। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चैप्टर 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, नो डाउट दे आर इंटर रिलेटेड, बट जिस तरह से उन्होंने दिया है वो इंटर रिलेशनशिप नहीं है। मैं आपको एक अलग से इंटर रिलेशनशिप बताऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, डेरिवेटिव्स हैं क्या, हेजिंग टूल्स क्या है, रिस्क क्या है, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको उनका टेस्ट कराऊंगा, पाव भाजी का टेस्ट कराऊंगा, भटूरे का टेस्ट कराऊंगा। तो मैं कहानी शुरू कर रहा हूं। मैं भूपेश आनंद कहानी को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूं
कि आप सभी को मैं ये 7 लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंटली बताऊंगा। और ब्रॉडली अगर हम देखें एज पर CFA इंस्टीट्यूट, तो दे हैव डिवाइडेड द डेरिवेटिव्स इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द फॉरवर्ड कमिटमेंट्स एंड सेकंड इज द कंटिंजेंट क्लेम्स। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया फॉरवर्ड कमिटमेंट्स के बारे में और कंटिंजेंट क्लेम्स के बारे में। आप ऐसे टेबल बनाइए और धीरे धीरे आगे लिखेंगे फॉरवर्ड कमिटमेंट्स एंड कंटिंजेंट क्लेम्स। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में हम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखने वाले हैं। एक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और एक है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। सब बच्चे लिखेंगे, समझ आए तो भी, नहीं आए तो भी। मैं एक एक छोटा छोटा लेक्चर लेके एक एक बात को समझाऊंगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, आराम से। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में। फॉरवर्ड क्या होता है मुझे नहीं पता, कमिटमेंट क्या होती है मुझे नहीं पता। कमिटमेंट वैसे हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है वचन, वायदा। रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले जमाने में जो लोग प्रॉमिस करते थे हमारे, वो उसको फॉलो करते थे चाहे वो मर जाएं। तो कमिटमेंट का मतलब है मैं वचन देता हूं कि मैं ये करूंगा, या मैं कसम खाता हूं, जैसे हम बचपन में कसम खाते थे कि तेरी कसम ये करूंगा, तेरी कसम ऐसा करूंगा। तो कसम खाना, वायदा देना, वचन देना, कमिट करना इंटीग्रिटी से कि आप ये खरीदेंगे या आप ये बेचेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ईदर वी विल बाय समथिंग और ईदर वी विल सेल समथिंग। या तो हम कुछ खरीदेंगे और या हम कुछ बेचेंगे, ठीक है ना। बिकॉज आई कैन बी अपोलो टायर फाइनेंस मैनेजर, आई कैन बी ACC टायर फाइनेंस मैनेजर, आई कैन बी फाइनेंस मैनेजर ऑफ कोका कोला, आई कैन बी फाइनेंशियल CFA ऑफ PepsiCo, I can be a chartered financial holder of HCL. So the point is, I want to cover the risk, and I can only cover the risk either by 2 transactions, either by buying something or by selling something, and getting that commitments. So या तो हम कुछ खरीदने की बातें करेंगे या हम कुछ बेचने की बातें करेंगे। खरीदेंगे कब और बेचेंगे कब, वो सब बातें मैं बताऊंगा। वैसे तो बेसिक कंसेप्ट में भी बताई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिपीट करूंगा, है ना, कि भाई आप कब खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, मैं ये कहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगा कि प्याज के भाव बढ़ जाएंगे, ये आने वाली दिवाली में सोना का भाव बढ़ जाएगा। सोना करती है, ये ले तू सोना हो जा तू मेरी, सुना होगा गाना आपने। आपको ऐसा लगे कि आने वाले दिनों में World War III स्टार्ट होने वाला है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा अंदेशा आ गया, है ना। और गोल्ड के प्राइसेस बट नेचुरल है, जब वॉर होती है, लड़ाई होती है, तो लोग सोने को अपने पास रखते हैं, स्टॉक का, शेयर्स का। क्या करें, जब कंपनी नहीं रहेगी सोना तो रहेगा। तो सोने की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ऐसा रामलाल को लगा इस आने वाली दिवाली में। दिवाली अभी 3 महीने दूर है, ऐसा मान के चल रहे हैं। और रामलाल को ऐसा लग रहा है कि जो रेट आज चल रहा है वो डबल हो जाएगा आने वाली दिवाली में। तो रामलाल क्या करेगा, रामलाल को जब लग रहा है कि प्राइस बढ़ेंगे, इसका मतलब वो बुलिश सोच रहा है, इसका मतलब वो सोच रहा है कि मार्केट बुल होने वाली है, मार्केट सांड जैसे चलेगी, मार्केट उछाले मारेगी, मार्केट में पॉजिटिव व्यू है उसको लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे। तो भाई साहब लॉन्ग रामलाल, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे स्वैप हो, कुछ भी हो, रामलाल बाइंग पोजीशन लेगा, रामलाल लॉन्ग पोजीशन लेगा। रामलाल बुलिश है फ्यूचर मार्केट को लेकर, भविष्य को लेकर। आप CFA USA कर रहे हैं, तो भाई साहब आप CFA USA को लेकर बुलिश हो, तभी तो अपनी मेहनत, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे सब लगा रहे हो और मेरी बातें सुन रहे हो, चुपचाप नोट कर रहे हो। Because you are bullish with CFA that this course is very beautiful and it will be giving you so many huge things in future. That's why you are doing it. That's why you are committing yourself. That's why you are doing a forward commitment with the institute. So my dear friends, पूरे डेरिवेटिव्स में 2 व्यक्ति होंगे, एक वन पार्टी होगी, दूसरी काउंटर पार्टी होगी। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफरर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। जैसे एक लड़के और लड़की की मैरिज होने वाली हो, उनकी रिंग सेरेमनी होने वाली हो, रिंग सेरेमनी हो चुकी हो, कोर्ट शीट पीरियड चल रहा हो, तो बीच में वो एक दूसरे से मिलते हैं, मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को वचन दे दिया कि इस दिन हम निकाह कर लेंगे, इस दिन हम विवाह कर लेंगे और हम विवाह के बंधनों में बंध जाएंगे। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। बेटे, मैं
एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ चार्टर्ड होल्डर दो ही बातें करूंगा, या तो कुछ खरीदूंगा, और मैं कब खरीदूंगा, जब मैं बुलिश हूंगा, जब मैं पॉजिटिव हूंगा, जब मैं लॉन्ग हूंगा, जब मैं बाय करूंगा, और या मैं कुछ बेचूंगा। अच्छा, बेचूंगा कब? जब मुझे लग रहा है कि यार मार्केट गिर जाएगी, टाटा का स्टॉक गिरेगा, ओनियन के प्राइसेस गिरेंगे, केसर का प्राइस गिर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इफ आई एम बेरिश, अगर मैं भालू जैसे काम कर रहा हूं, मैं भालू जैसी व्यू ले रहा हूं मार्केट को लेकर, नो दैट मार्केट कैन बी फॉर फिजिकल एसेट, दैट मार्केट कैन बी फॉर फाइनेंशियल एसेट, किसी के लिए भी हो सकती है। व्हेन आई से फिजिकल मार्केट, फिजिकल एसेट, आई मीन लैंड, आई मीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आई मीन गोल्ड। जब मैं फाइनेंशियल एसेट की बात करूंगा तो मैं स्टॉक की बात करूंगा, मैं बॉन्ड्स की बात करूंगा, अब मैं राइट्स की बात करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरा डेरिवेटिव दो भागों में अगर आप देखें तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक वन पार्टी होगी, दूसरी काउंटर पार्टी होगी, हम सेकंड पार्टी को काउंटर पार्टी बोलेंगे। एक की लॉन्ग पोजीशन होगी, दूसरी की शॉर्ट होगी, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, एक बुलिश होगा, दूसरा बेरिश होगा, एक बाय करेगा, दूसरा बेचेगा। बेटे आपको पता है इस दुनिया में और आपके घर में भी, हम सबके घर में कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं? सही सही बताना, क्या आपकी जो विचार हैं, क्या आपके फैमिली मेंबर्स के भी वही विचार होते हैं? आपके ब्रदर के, आपके सिस्टर के, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के, आपकी मम्मी के, आपके पापा के, आपके बड़े पापा के, आपकी बड़ी मम्मी के, आपके छोटे पापा के, आपकी छोटी मम्मी के, या उनके थॉट्स कुछ अलग होते हैं? बेटे अलग होते हैं, तभी तो दुनिया चल रही है यार। सारे फूल फूल होंगे तो कांटे कहां जाएंगे? चिड़ियाघर में कभी जाके देखा है? अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के बिहेवियर है, अलग अलग तरह की थॉट्स हैं, अलग अलग तरह का खाना, अलग अलग तरह का नेचर है। लॉयन का नेचर अलग है, स्नेक का नेचर अलग है, मोंकी का नेचर अलग है। तो मैं, अब आप ये मत सोचना कि अगर इसको ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस गोल्ड के बढ़ेंगे तो उसको क्यों नहीं लग रहा, काउंटर पार्टी को क्यों नहीं लग रहा। बेटे उसके अपने थॉट्स हो सकते हैं, उसकी अपनी नॉलेज हो सकती है, उसके अपने एनालिसिस हो सकता है। अभी हम उस डिटेल में नहीं आ रहे कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है या इसको ऐसा क्यों लग रहा है। मैं इस समय आपको डेरिवेटिव्स कराने जा रहा हूं। डेरिवेटिव्स का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वन पार्टी एंड काउंटर पार्टी, और एक पार्टी और दूसरी पार्टी या तो कुछ खरीदने की और या कुछ बेचने की बात करेंगे, और इसके बीच में कुछ कंसिडरेशन होगी, वो प्राइस फिक्स्ड होगा और भविष्य में लेना या देना होगा। रिंग सेरेमनी आज हो रही है, मैरिज तो हम फ्यूचर में करेंगे ना। आज कॉन्ट्रैक्ट किया ना, वादा आज किया ना उस दिन का, कि मैं उस दिन आऊंगा, उस दिन ये पहन के आऊंगा, ये पैसे लेकर आऊंगा, ये तेरे से सोना ले जाऊंगा। मैंने कल्याण ज्वेलर्स को बोल दिया कि दिवाली के 2 दिन पहले मैं आऊंगा और इतना किलो सोना तेरे से लेके चला जाऊंगा, और मेरा और उसका कल्याण ज्वेलर्स का एग्रीमेंट हो गया। तो मैं कहूंगा कल्याण ज्वेलर्स काउंटर पार्टी है, मैं भूपेश आनंद वन पार्टी हूं। आज प्राइस फिक्स कर दिया है कि 1 लाख रुपए 10 ग्राम के हिसाब से, इंडियन रुपीज के हिसाब से 10 ग्राम, मैं 500 ग्राम सोना खरीद लूंगा। इस दिन आऊंगा, 22 कैरेट का सोना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इट मींस सारी स्पेसिफिकेशंस बता दी, सारी बातें बता दी, यही कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब फॉरवर्ड होगा, कब ये फ्यूचर बनाएगा, कब ये ऑप्शन बनेगा, कब ये स्वैप बनेगा, उन सभी के अलग अलग फीचर्स हैं। फॉरवर्ड के कुछ फीचर्स हैं, फ्यूचर के कुछ फीचर्स हैं, स्वैप के कुछ ऑप्शंस के कुछ फीचर्स हैं, ऑप्शंस के कुछ फीचर्स हैं, पाव भाजी के अलग फीचर्स है, अलग स्वाद है, अलग मटेरियल है, अलग चीजें। छोले भटूरे के अलग है, मसाला डोसे के अलग है, मोमोज के अलग है, खाना तो सारा ही खाना ही है। तो मैं एक एक छोटे छोटे लेक्चर से आपको हर कॉन्ट्रैक्ट को बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, ये आपको लॉजिकली समझ आए। फिर करिकुलम की ऐसी की तैसी कर देंगे भाई साहब। आप बस लिखो, कमर सीधी करो, कमर सीधी। मैंने कहा, मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली है, ये एक चित्र बना लीजिए छोटा सा, फिर मैं अपनी 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 स्लाइड्स में आ रहा हूं। ये तो हैंड रिटन स्लाइड्स है, फिर मैं उन स्लाइड्स में आऊंगा। आप बस एक छोटी सी फोटो बनाइए, whether it is a forward, whether it is a forward commitment, whether it is a contingent claim, whether it is a forward contract, whether it is a future contract, whether it is a option contract, कुछ भी, ये कॉमन डायग्राम है। आप एक व्यक्ति बनाइए, एक पार्टी बनाइए, उसको वन पार्टी बोलिए और दूसरी पार्टी को काउंटर पार्टी बोलिए। एक था ऑफरर, एक था एक्सेप्टर, एक था लड़का, एक थी लड़की। लड़के ने लड़की को देखा तो कैसा लगा? जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी में एसी, जैसे हंसता हुआ हिरन, जैसे खिलखिलाते फूल,
ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि एक लड़के ने जब लड़की को देखा तो उस लड़के को कैसा लगा। तो ऑफरर, काउंटर पार्टी, एक्सेप्टर, फिजिकल एसेट हो सकता है या फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। अब एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो वन पार्टी बुलिश होगी, दूसरी बेरिश होगी, तभी करंट आएगा। इलेक्ट्रिसिटी में करंट तभी आता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो। आप कुछ सोच रहे हैं, सामने कुछ सोच रहे हैं, तभी ट्रांजैक्शन होगी। मैं कहता हूं इंडिया जीतेगी, सामने मैं कहता हूं पाकिस्तान जीतेगा, तभी तो हमारी शर्त लगेगी। ऐसे कैसे शर्त लगेगी जब हम ही सभी सोच रहे हैं इंडिया जीतेगी। वर्ल्ड कप में अभी वर्ल्ड कप जीत भी लिया, 6 महीने पे हो गए इस बात को भी। तो मैं कह रहा हूं कि वन पार्टी के नीचे लिखिए बुलिश, पहले वन पार्टी के नीचे लिखिए बुलिश, उसके नीचे लिखिए पॉजिटिव व्यू, उसके नीचे लिखिए लॉन्ग पोजीशन, उसके नीचे लिखिए विल बाय, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट काउंटर पार्टी के लिए लिखना है बेरिश, नेगेटिव व्यू, शॉर्ट पोजीशन, विल सेल। वो देखेंगे कब क्या होगा, लिखना जरूरी है। समझ आए या ना आए, आपको लिखना जरूरी है। आपको वो 20 कंसेप्ट, मेरे बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स पहले अटेंड जरूर करने हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को बताऊंगा। और ये देखिए मैंने कंसेप्ट लिखे हैं। जैसे पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट है फॉरवर्ड कमिटमेंट्स एंड कंटिंजेंट क्लेम्स। दूसरा कंसेप्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड, मैं अब पहले रीडिंग 1 नहीं कर रहा, मैं पहले रीडिंग 3 भी नहीं कर रहा। आप मानिए ना कि मैं रीडिंग 1, 2, 3 को एक मटके में डाल चुका हूं, उसकी मैंने मुगली गुट्टी बना दी है, मुगली गुट्टी 555। और मैं जो जो बता रहा हूं आप पहले उसको खाइए, मुगली गुट्टी को पीजिए, डाबर का च्यवनप्राश खाइए, और ऑटोमेटिकली आज जब आप खाएंगे तो कुछ पीरियड के बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद आप देखेंगे कि हमने एक एक लर्निंग आउटकम रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3 का कंप्लीट कर लिया है। तो आइए दोस्तों, कंसेप्ट 1, आइए। मैं भूपेश आनंद सबसे पहले आपको फॉरवर्ड कमिटमेंट एंड कंटिजेंट क्लेम्स की बात करूंगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें करूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें करूंगा, स्वैप की बात करूंगा, और ऑप्शंस की बात करूंगा। ऑप्शन के साथ मैंने लिख दिया कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब होता है कंटिजेंट लायबिलिटी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। राइट एक्सरसाइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लैप्स भी हो सकती है। वो देखेंगे। मैं भूपेश आनंद देखिए कंसेप्ट 6 में मैं क्रेडिट डेरिवेटिव्स कराऊंगा, क्योंकि क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर आल्सो कंटीजेंट क्लेम्स। एंड 7th में आई विल बी डूइंग एसेट बैक सिक्योरिटीज। एक दो चीजें ज्यादा इसलिए कराऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वो पता होंगी तो शायद ज्यादा समझ आए। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अब मैं सबसे पहले जो कराने जा रहा हूं उसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक मैंने अभी तक कॉमन बातें सबको बता दी। बेटे अब ध्यान से सुनने, आने वाले 5-6 मिनट बड़े प्रीशियस है। इसके बाद आप ढीले भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। पहला आप ध्यान से सुनेंगे कि मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहना चाह रहा हूं। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मेरे बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स के लेक्चर्स में ऑलरेडी देखा हुआ है। फॉरवर्ड का मतलब है, वैसे फॉरवर्ड का हिंदी अनुवाद क्या है? भविष्य का, फ्यूचर का कोई वायदा। अब वायदा वो खरीदने का भी हो सकता है या किसी चीज को बेचने का भी हो सकता है। वो कोई चीज फिजिकल एसेट भी हो सकती है या फाइनेंशियल एसेट भी हो सकती है। इट कैन बी फिजिकल एसेट और इट कैन बी फाइनेंशियल एसेट। व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ एग्रीमेंट, देयर इज अ वचन, देयर इज अ वायदा, देयर इज अ प्रॉमिस दैट आई विल बी बाइंग दिस or at the rate of this from you on that particular date, I will say it is a forward buying contract. And whenever there is a promise that I will sell something to you, to my counterparty, this can be underlying asset. Underlying asset can be a physical asset or it can be a financial asset. It can be stock, it can be bonds, it can be land, it can be gold, it can be agriculture produce, anything. कुछ भी। मैं तो कहता हूं कैटरीना कैफ का भी फॉरवर्ड बिकता होगा। शर्त लगाते हैं, हम अभी देखेंगे। आ रहे हैं कैटरीना के ऊपर, मैं भी गाना दिखाऊंगा एक आपको। मैं आज आपसे ये कहता हूं कि ये जब दुनिया बनी थी उस जमाने से लोग एक राजा दूसरे राजा को एमओयू देते थे, एग्रीमेंट करते थे। जैसे आजकल G20, G7 है ना, G7 होता है, G20 होता है, तो क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, वायदे करते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने, प्रेसिडेंट के सामने, वो मिनिस्टर्स उसके कंसर्न, सो दैट कि हम फ्यूचर में इतनी राइफल्स ये खरीदेंगे, इस रेट में लेंगे,
इसके पैसे अब देंगे। So what are those? Those are all forward contracts, my dear friend. अकबर के जमाने से पहले की बात करूं, अगर राजा अशोक के जमाने की बात करो, सतयुग के जमाने की बात करो, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, पहले जमाने में क्या होता था या आजकल भी क्या होता है, जब एक व्यक्ति, जब एक पार्टी अपने काउंटर पार्टी से कुछ लेने, कुछ खरीदने या कुछ देने का वचन लेती है या देती है, उसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बाय क्यों कर रही है या सेल क्यों कर रहा है। बेटे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं भूपेश आनंद, मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैं एक कंट्रैक्ट कर लूंगा, एक कंट्रैक्ट में एंटर कर लूंगा कल्याण ज्वेलर्स से कि मैं आई वॉन्ट टू बाय दिस गोल्ड एट द रेट ऑफ दिस ऑन दिस इज क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस एंड आई विल बी डूइंग दैट। सो मैं ये कहता हूं दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लग रहा है ना कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। आपकी एक टोमेटो शॉप है, मैकडोनल्ड्स में आप वर्क करते हैं, आप मैकडोनल्ड्स के चार्टर्ड फाइनेंशियल होल्डर हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ओनियन के, पोटैटोस के, टोमेटोस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और ह्यूज इंक्रीज आएगा, और आपका धंधा ही मेन सारे बंद, जो आप बर्गर्स बनाते हो, पोटैटो से बनाते हो, ओनियन से बनाते हो, टोमेटो से बनाते हो। अब आप रोज रोज तो अपने मेन्यू कार्ड चेंज नहीं कर सकते, आज इतना प्राइस है, आज टमाटर का भाव बढ़ गया तो इसलिए इतना प्राइस है बर्गर का, आज ये हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आपके मन में अनसर्टिनिटी है कि पोटैटोस के, ओनियंस के, टोमेटोस के जो प्राइसेस हैं फिक्स हो जाएं, आप उनको एक लॉक कर दो, जैसे अमिताभ बच्चन कहता है मैं लॉक कर देता हूं। तो आप क्या करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ मैकडोनल्ड्स यू विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स। रिलायंस फ्रेश क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, वो फार्मर से जाकर एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आपसे इतने किलो सोना या इतने किलो पोटैटो या ओनियन आप मुझे दे देना, मैं खरीद लूंगा। तो अल्टीमेटली जब एज अ चार्टर होल्डर ऑफ मैकडोनल्ड्स आप ये एग्रीमेंट कर लेंगे तो आप अपने टोमेटोस के, पोटैटोस के, ओनियन के प्राइसेस को फिक्स कर रहे हैं, और जब वो फिक्स कर रहे हैं तो आपको एक माइंड में सर्टेनिटी रहेगी, गारंटी रहेगी कि भाई ये प्राइस इतने प्राइस में ही खरीदूंगा, इतने रुपए किलो में, इस दिन इतने रेट से इस फार्मर से खरीदूंगा। तो आप कहीं ना कहीं अपना रिस्क कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हेजिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो बेटे ये पांचों के पांचों, चारों के चारों जो डेरिवेटिव्स हैं, दीज आर एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। आई विल बी यूजिंग फॉरवर्ड्स, आई विल बी यूजिंग फ्यूचर, आई विल बी यूजिंग ऑप्शन, आई विल बी यूजिंग स्वैप्स टू हेज माई सेल्फ। या तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं अपने आप को बचाऊं, और या मेरा प्रॉफिट अर्न करने का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं दोनों ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा। तो आप छोटा सा लिखेंगे, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन ओटीसी। अभी आपको नहीं पता ओटीसी, मैं बताऊंगा व्हाट इज ओटीसी, लेकिन अभी आप लिख लेंगे, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा सा बीच में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओटीसी का मतलब होता है 1-to-1, ओवर द काउंटर, टेबल। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जब मैं डिफरेंसेस बताऊंगा तो पता चलेगा कि ओटीसी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। अभी तो मैंने बता दिया, आपको समझ फिर भी नहीं आया, इसलिए लिख लेंगे चुपचाप। बिटवीन टू पार्टीज, मैंने कहा एक पार्टी, दूसरी पार्टी को हम काउंटर पार्टी बोलेंगे, पहली पार्टी को फर्स्ट पार्टी बोलेंगे। वन पार्टी लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब बाय, एग्रीज टू बाय, लॉन्ग का मतलब ही होता है एग्रीज टू बाय। एग्रीज टू बाय कह दें, बुलिश कह दें, पॉजिटिव कह दें, आपकी मर्जी है भाई साहब। And the other party कौन सी, काउंटर पार्टी। We will be using the word counter party for the other party and the first party as the first party, क्योंकि ये लॉन्ग है तो ये शॉर्ट होगी। टू सेल, एग्रीज टू सेल, वो बेचने को तैयार हो जाएगा, वो किसान टमाटर बेचने को तैयार हो जाएगा। ओके, underlying asset can be physical asset, it can be a financial asset. When I say a physical asset, it can be a land, it can be agriculture produce, it can be a gold. When I say a financial asset, it can be a stock, it can be a bond, it can be anything, any right. Then upon when the contract for later date, at a later date, भविष्य में खरीदेंगे। बेटे एक एक अक्षर एक एक करोड़ रुपए का है। आप में से कुछ बच्चे समझदार बन रहे हैं, वो लिखेंगे नहीं, उनको लगता है वो एमसीक्यू पेपर आता तो हो जाएगा। बेटा होगा ही नहीं जब तक आपको एक एक वर्ड का कंसेप्ट समझ ना आए। और सीएफए इंस्टीट्यूट में एक खासियत है, वो जिस वर्ड को बोल्ड करती है उसी में से कुछ ना कुछ पूछती है। आपने करिकुलम देखा होगा, कभी कभी वो बोल्ड कर देते हैं, कुछ ब्लू कलर के एग्जाम्पल्स भी देते हैं। तो मैं उन्हीं बातों को ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ये नदी पार की है। मैंने अपना जब लेवल 1 दिया तो मुझे यही समझ आया कि बेटा ऐसे करनी चाहिए तैयारी। इफेक्टिवली दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिलेड डिलीवरी, मतलब भविष्य में
फ्यूचर में किसी दिन, आने वाले दिन में, जैसे आप CFA USA आज कर रहे हैं तो 1-1.5 साल के बाद आप चार्टर्ड होल्डर बन जाएंगे, तो फ्यूचर के लिए आज मेहनत कर रहे हैं. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलेड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर द डिलेड डिलीवरी. आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं. भाई साहब, मैं पूरे करिकुलम की बात करूं तो इन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड का बहुत यूज किया है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट में डेरिवेटिव्स तो देखने ही चाहिए. वैसे मैंने यहां पर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि आप क्या समझते हैं लॉन्ग का मतलब क्या है और शॉर्ट का मतलब क्या है. मैंने अभी भी बताया, लॉन्ग होता है बुल, लॉन्ग होता है पॉजिटिव, लॉन्ग होता है बाय, लॉन्ग होता है बाइंग पोजीशन, शॉर्ट होता है नेगेटिव, बियर एंड सेल पोजीशन. इन्वेस्टर्स हु एग्रीज टू बाय द एसेट सेड टू बी लॉन्ग. लिख लीजिए बेटे, समझदार मत बनना. मैं फिर कह रहा हूं, समझदार मत बनना. सरस्वती का धन उसी को आता है जो चुपचाप सारी बातें समझता है, लिखता है. इन्वेस्टर हु हैज एग्रीड टू सेल एसेट इज सेड टू बी शॉर्ट. एक एक बात बड़ी कीमती है. मुझे पता है ये नोट्स मैं दे भी दूंगा, बेटे अभी लिख रहे हो ना, अभी टाइम लगा रहे हो ना, पता नहीं फिर कब आएगा समय. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी बेवकूफ. बार बार डॉलर के पैसे देगा क्या एग्जामिनेशन फीस. लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग बेनिफिट, लॉन्ग बेनिफिट इफ प्राइस, वो देख लेंगे, छोड़ दीजिए उसको, ये नहीं लिखना. व्हेन वन पार्टी, ये देखिए जी, ये मैंने केस स्टडी बतानी है. ये बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है जो आपके लिए मैंने डायग्राम प्रिपेयर किया है. मैंने अभी आपको 2 केस स्टडीज बताई. एक तो अपनी बताई, क्या बताई, भूपेश आनंद की, कि वो स्पेसिफिक प्राइस फिक्स कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो मैंने केस स्टडीज बनाई, 2 केस स्टडीज दी. एक आपको मैकडॉनल्ड की केस स्टडी दी, एक आपको मैंने कल्याण ज्वेलर्स की और भूपेश आनंद की केस स्टडी दी. मैंने कहा व्हेन वन पार्टी, मान लेते हैं वन पार्टी कौन है, भूपेश आनंद, और दूसरी पार्टी कौन है, मैकडॉनल्ड्स, एग्रीज टू बाय. मैंने सोना बाय करना था, मैकडॉनल्ड्स ने क्या बाय करना था, टोमेटो. काउंटर पार्टी, अब देखेंगे काउंटर पार्टी कौन है. पहले केस में कल्याण ज्वेलर्स काउंटर पार्टी है, दूसरे केस में किसान फार्मर काउंटर पार्टी है. वांट्स टू सेल अ फिजिकल और एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एट अ स्पेसिफिक प्राइस. आपको क्या लगता है हमारा प्राइस फिक्स नहीं होगा कल्याण ज्वेलर्स को और मेरा उस दिन? बिल्कुल होगा, एट अ स्पेसिफिक प्राइस. और मैं बताऊंगा कि मैं इस दिन आऊंगा, तारीख पे तारीख, ये होगी तारीख, तारीख पे तारीख, स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक डेट. आइए ना. मैं भूपेश आनंद आपके सामने, मैं कहता हूं ये मैं भूपेश आनंद हूं, मैं रामलाल नहीं हूं, ये पीपी ज्वेलर नहीं है. मैं कहता हूं ये कल्याण ज्वेलर्स है. मैं आलिया भट्ट की बात करूंगा, कल्याण ज्वेलर्स है. ये रिलायंस नहीं है. मान लेते हैं ये मैकडॉनल्ड्स है, मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करूंगा. वैसे रिलायंस फ्रेश वाले भी यही काम कर रहे हैं. तो आप रियल लाइफ केस स्टडीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं. जब इन दोनों के बीच में प्यार और मोहब्बत का एग्रीमेंट होता है, वायदा, हाँ, वायदा इन दोनों के बीच में हो रहा है, किसी एक्सचेंज के बिना, आमने सामने, तू मेरा मैं तेरी. जब एक लड़के की और लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़के लड़की को हम कहते हैं ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज में जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया. 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सचेंज, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ब्रोकर, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी क्लियरिंग हाउस. ठीक है सर, तो आप ये समझ लीजिए ये फ्यूचर पीरियड हो गया. अच्छा, इसमें फिक्स प्राइस होगा, ये मैंने कहा, स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक डेट. सो दिस विल बी अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. आई थिंक आप ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ चुके हैं. कुछ फीचर्स हैं, शायद 1-2 फीचर्स आपको समझ नहीं भी आए, कोई बात नहीं. जैसे पहला फीचर है ओवर द काउंटर, वो तभी समझ आएगा जब आप फ्यूचर मार्केट को समझ लेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेंगे. तो आप लिखिए फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट, इट इज ओवर द काउंटर. देखेंगे ओवर द काउंटर का मतलब है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सचेंज. 1-to-1 कह सकते हैं, 1-to-1 भी कह सकते हैं, टेलर मेड भी कह सकते हैं. जैसे आप ये देखिए, मैंने ये वैन हुसैन का पहना है ब्लेजर, मैं चाहता तो इसको टेलर से स्टिच भी करा सकता था. अच्छा, टेलर से स्टिच कराता तो फिर जैसे मर्जी पॉकेट और जैसे मर्जी बनवा सकता था. लेकिन अगर मैं वैन हुसैन का लूंगा तो कस्टमाइज होगा, साइज सेम होगा, एक ही तरह की पॉकेट होगी, क्वालिटी भी एक तरह की होगी. तो मैं कहता हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1-to-1 है, टेलर मेड है, आपकी जैसे इच्छा है
आपकी जैसी जरूरत है आप उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए बिटवीन द टू पार्टीज, पहली पार्टी और काउंटर पार्टी। इट इज सिमिलर टू मैरिज, लड़का और लड़की। एक था लड़का, एक थी लड़की, एक था रणबीर कपूर और एक थी आलिया, एक थी दीपिका और एक था रणवीर। ठीक है जी। इट इज जस्ट लाइक अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। एंड द थर्ड इज बायर ऑफ द एसेट। मैंने एग्जांपल में लिखा भूपेश आनंद, रामलाल, रिलायंस, मैकडॉनल्ड्स इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉन्ग पार्टी। बेटे किसी के नोट्स देख लेना, इससे ऐसे होंगे ही नहीं, कोई ऐसे पढ़ाएगा ही नहीं। बैठ के ढीले होकर बिना किसी एनर्जी के, वॉल्यूम है ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं लोग यार। लॉन्ग पार्टी इज ऑफ द व्यू दैट प्राइसेस विल इंक्रीज। एक एक बात को समझा है मैंने, खुद पेपर दिया ना लेवल 1 के यार, तो मुझे समझ आया जब मैं पेपर दे रहा था। तो जब मैं पास हुआ, एक बार फेल हुआ फिर पास हुआ। अब लॉन्ग पार्टी के मन में क्या विचार आएंगे, क्योंकि सारा खेल ही मन का है, विचारों का है, तो उसके मन में विचार आएगा कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बुलिश होगी। सेलर ऑफ द एसेट पीपी ज्वेलर्स और फॉर्मर और यू नो कल्याण ज्वेलर्स इज ऑल्सो नेम्ड एज अ काउंटर पार्टी, शॉर्ट पार्टी, और इसका नाम काउंटर पार्टी भी रख सकते हैं। वैसे काउंटर पार्टी कुछ भी हो सकती है। इट इज ऑफ द व्यू दैट प्राइसेस विल डिक्लाइन। बेटा इस लेक्चर को 2-3 बार सुनना, आपको एक एक सेंस समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक एक वर्ड कीमती है, एक एक वर्ड। ठीक है जी। पे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पे ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम देखेंगे कि उसको फायदा कैसे होगा। पे ऑफ अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता चलेगा। लॉन्ग होप्स दैट, छोटा सा है, लास्ट पॉइंट है, देखिए इसके बाद कोई स्लाइड है भी नहीं, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा लिख लीजिए, छोटा सा, ज्यादा बड़ा है नहीं, मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, कोई टेंशन मत लो आप। लेक्चर 1 में अब क्या ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे तो आपको मिक्सचर नहीं आएगा, है ना। तो छोटा सा एक तो लाइन है यार, करिकुलम का इतना बड़ा तो लिखवा भी नहीं रहा, नोट्स है, आप लिखोगे तो आधी बातें समझ आ जाएंगी। तो लिखिए लॉन्ग होप्स। लॉन्ग मतलब जो पार्टी खरीद रही है, जो बुलिश है, जो पॉजिटिव है, उसके मन में हमेशा क्या आता होगा, जब वो रात को सुबह उठता होगा, मेरे मन में क्या आता होगा कि प्राइसेस भगवान करे गोल्ड के बढ़ जाएं, और बढ़ जाएं, और बढ़ जाएं, और बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि मैंने तो कल्याण ज्वेलर्स से एक पर्टिकुलर फिक्स रेट में खरीदने की बात कर ही ली है। जितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे मुझे लॉन्ग पार्टी को उतना बेनिफिट होगा, उतना फायदा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है सर। विल राइज अबव द फॉरवर्ड प्राइस, क्योंकि जिस रेट में मैंने खरीदा है उस रेट से ज्यादा बढ़ गए तो उतना ही मुझे प्रॉफिट हो गया। एंड शॉर्ट, और कल्याण ज्वेलर्स हमेशा जब सुबह उसका फाइनेंस मैनेजर उठता होगा तो भगवान को कहता होगा, भगवान गोल्ड के प्राइसेस कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे। क्यों? क्योंकि जब कम होंगे तो उसको बेनिफिट होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि कम करके खरीद के वो बेच सकता है उस भूपेश आनंद को या रामलाल को। नो मनी एक्सचेंज, ये अब आपको मैंने नेक्स्ट क्लास में बताना है। कोई एक्सचेंज नहीं है भाई साहब। ahead between parties when the contract is initiated, so forward contract is a zero value। चैप्टर 5 रीडिंग 5 में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसमें ये लाइन 10 करोड़ रुपए की होगी जो अभी आप लिख रहे हैं, भले आपको समझ नहीं भी आ रही। आप लिख रहे हैं नो मनी एक्सचेंजेस hand between parties when the contract is initiated, thus forward has a zero value at the start and on winning or losing as on day zero। अभी ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, उस समय बताऊंगा। लास्ट पॉइंट है जी आज का लास्ट पॉइंट है कि आप इसका पे ऑफ कैसे निकालेंगे। पे ऑफ निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, हम बचपन से करते आए हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। वैसे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, लेकिन चांस की बात है इसके बाद कोई स्लाइड है नहीं। आप देखो ना, इसके बाद खत्म हो जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, ये देखो है ही नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये एक आध चीज आप डायग्राम बना लें जिससे कि मेरे को लगे कि हाँ ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लिखने का काम पूरा हो गया, समझने का थोड़ा सा तो करा दूंगा। पे ऑफ प्रोफाइल्स, आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और प्रॉफिट या लॉस हम वाई एक्सिस में ले लेते हैं। अच्छा, वाई एक्सिस में हमेशा हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, एक्स एक्सिस में हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो बेटे ये मैं समझता हूं, इसको यहाँ पे आप स्पॉट प्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस में इस तरह से आप बना लीजिए, मैं वैसे अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि ये आया कैसे है।
या चलिए इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटा सा गाना दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उस गाने से आपको बड़ा कुछ समझ आने वाला। बेटे गाना आमिर खान की पहली मूवी थी कयामत से कयामत तक। वो गाना गा रहा है कि पापा कहते हैं मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। देखना जरा क्या कह रहा है, सुनना जरा प्लीज। सुनना, पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी CFA USA करके मेरा बड़ा नाम करेगी। है कहाँ कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मुझे मालूम है कि आप सब भी अपने पेरेंट्स का नाम करेंगे। CFA USA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बार बार इन फिरंगियों को, अमेरिकन को डॉलर्स एग्जामिनेशन फीस में पे नहीं करेंगे। मिलते हैं बेटे लेक्चर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।